वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय एक बार पुनः आपके चैनल स्टडी विद डॉक्टर आशुतोष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम नाग पंचमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य एवं बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम जैव संरक्षित क्षेत्र कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी आवश्यकता को क्यों महसूस किया गया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन समय काल की। यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजा महाराजा जो हैं ये शिकार किया करते थे, शिकार उनका शौक हुआ करता था। तो धीरे धीरे आपने देखा है कि जो जीव जंतु थे, जंगलों में जो जंगली जानवर थे, धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई और संख्या कम होने के कारण ये विलुप्ति के कगार पर आ गए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चिंता जाहिर की गई कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो 1948 में, यानी सन 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का गठन किया गया, जिसे हम IUCN, नोट कर लीजिएगा इसको, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों का जो भी संरक्षण का कार्य किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था के द्वारा किया जाता है। और यह संस्था 1948 में स्थापित की गई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह संस्था 1969 से अपनी एक सहयोगी संस्था, जिसका नाम है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी सहायता से एक रेड डेटा बुक जारी करती है। ये रेड डेटा बुक, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि लाल यानी खतरा, अर्थात इसमें विलुप्त प्रजाति में जो भी जीव हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों का इसमें नाम डाला जाता है। और ये प्रजातियां जिस भी स्थान पर पाई जाती हैं उन स्थानों पे इनका संरक्षण किया जाता है। इस हेतु यह संस्था WWF जो है सहयोगी संस्था फंड प्रोवाइड करती है और जिस स्थान पर ये होते हैं उस स्थान पर इनका संरक्षण किया जाता है। अब हमने ये इतिहास पर इसलिए चर्चा की क्योंकि यही IUCN दो प्रकार से जो हमारी प्रजातियां हैं या जीव हैं उनका संरक्षण करता है, एक ex situ और एक है in situ। तो in situ जो है, इन सीटू जिसको बोला जाएगा, इस इन सीटू कंजर्वेशन या संरक्षण के अंतर्गत ही राष्ट्रीय उद्यानों का, इसके अलावा अभ्यारण्य का एवं बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैव संरक्षित क्षेत्र जो हैं इनका इन पर जीवों का संरक्षण किया जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय उद्यान, उसके अलावा अभ्यारण्य एवं बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैव संरक्षित क्षेत्र, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, तीनों में अंतर क्या होता है। इसके पश्चात हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। आप सभी लोग विदित हैं, आप सभी लोगों ने राष्ट्रीय उद्यानों का भ्रमण किया होगा। तो राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क एक ऐसे स्थान होते हैं जिनमें कठोर नियम होते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं उन नियमों के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान चारों ओर से पैक होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आवागमन प्रतिबंधित होता है, उनके नियमों के अनुसार ही आप उन पर भ्रमण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यदि राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान में पशु चारागाह जो होता है ये प्रतिबंधित होता है, आप पशुओं को चरा नहीं सकते। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान में जो भी वाहन जाते हैं वो उन्हीं की प्रशासनिक अनुमति के आधार पर ही, उनके नियमों के आधार पर ही जा सकते हैं। कोई भी खाद्य सामग्री आप राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं ले जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यानों के बाद बात करेंगे हम अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य की यदि हम बात करेंगे तो अभ्यारण्य जो होते हैं इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, ये जंगली क्षेत्र होते हैं, मतलब राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में बड़े होते हैं। दूसरी बात करें यदि अभ्यारण्य में जो नियम होते हैं ये शिथिल होते हैं। अभ्यारण्य जो होते हैं या सेंचुरी से हम कहते हैं, सेंचुरीज में बीच बीच में गाँव में बसाहट होती है और गाँव में रहने वाले लोग जो हैं ये पशुओं को इन स्थानों पर ले जाकर चरा सकते हैं। इन स्थानों पर जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की हम बात करें या आवागमन की बात करें तो ये प्रतिबंधित नहीं होता। इन सेंचुरीज या अभ्यारण्य के बीच से आवागमन होता है, जाने का रास्ता होता है। ठीक है, अब बेसिक जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सी प्रजातियां हैं,
जो जानवरों की है उनका संरक्षण होता है, परंतु जो अभयारण्य होते हैं ये अभयारण्य में किसी विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि जब हम जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, हमने राष्ट्रीय उद्यान बना दिए, हमने अभयारण्य बना दिए, फिर इस बायोस्फीयर रिजर्व एवं जैव संरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारे लिए आवास भी एक समस्या बनी हुई है और स्थान भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अर्थात आपने देखा है कि बिल्डरों के द्वारा बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटा जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि इन पहाड़ियों पर केवल जीवों का निवास नहीं होता, इसके अलावा बड़े घने जंगल होते हैं। उन घने जंगलों में हमें जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, हमें इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। ये जो जंगल होते हैं ये जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। अर्थात सरकार ने यह चिंता व्यक्त की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता को चिंता की गई कि यदि ऐसे ही धीरे धीरे इन पहाड़ियों को काटा जाता रहेगा तो एक समय आएगा कि ना जनजातियां प्राप्त हो पाएंगी, ना विलुप्त जीव जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनकी संख्या भी खत्म हो जाएगी, इमारती लकड़ियां भी हमें प्राप्त नहीं होंगी, ना ही हमें जड़ी बूटियां प्राप्त होंगी। अर्थात ऐसी कंडीशन में सरकार ने कुछ ऐसी पहाड़ियों को, जिन पहाड़ियों पर घने जंगल हैं, जिनमें जनजातियां निवास करती हैं और जिन पहाड़ियों पर हमें इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं और हमारे जो विलुप्त प्राय जीव हैं वो पाए जाते हैं, इन पहाड़ियों को उन्होंने संरक्षित कर दिया। अर्थात इन स्थान पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन या नया निर्माण नहीं कर सकते हैं आप, जो प्राकृतिक रूप से ये रहेंगे जैसा प्राकृतिक है। इनके अलावा इन स्थानों पर कुछ कठोर नियम होते हैं, इन नियमों के कठोर नियम जो होते हैं, नियमों के अधीन ही आप कार्य कर सकते हैं। इन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। यदि हम बात करें तो हमारे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, 18 पहाड़ियों को चिन्हित किया गया है, जिसके अनुसार 3 पहाड़ियां हमारे मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश की 3 पहाड़ियां जो हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आती हैं। तो ये 2 विषय हैं, हम आगे जब डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व वाला वीडियोस बनाएंगे या डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में कैसे संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है। अब देखिए आकार की बात करें तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में आकृति में कौन बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी पहाड़ी, हमने एक बड़ी पहाड़ी या बड़े जंगल की, घने जंगल की बात करी, जिस पहाड़ी पर ये कहलाता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य भी हो सकते हैं और इसके अंतर्गत और नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ी यूनिट है, उसके अंतर्गत में हमारी सेंचुरीज या अभ्यारण्य आएंगे और उसके अंतर्गत में हमारे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकते हैं। अर्थात एक बड़ी इकाई जो आकार में विस्तृत है उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उससे छोटी इकाई जो है उसे हम सेंचुरी या अभ्यारण्य, और उस अभ्यारण्य के अंदर में भी एक छोटी यूनिट है उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ जो भारत में भी जो नियम थे काफी कठोर नहीं थे। शिकार जो था प्रतिबंधित नहीं था, शिकार किया जाता रहा, तो मतलब शिथिल नियम थे। परंतु धीरे धीरे इनकी संख्या जब विलुप्त होती गई तो कठोर नियम बने, अधिनियम बनाया गया। तो हमारे भारत में यदि बात करें तो 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, अधिनियम जो है, ये पारित किया गया और 1972 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया उसके अंतर्गत ही 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो स्थित है आपका, जिसका प्राचीन नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान है, वहां 1936 जो है वहां से यह प्रारंभ किया गया। तो ये तो विषय ऐसा है कि अभी हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में पढ़ना है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। परंतु आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में सन 1972 में सर्वप्रथम वाइल्ड लाइफ एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित किया गया।
अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया और 1974 में ही हमारे यहाँ सर्वप्रथम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसका प्रारंभ किया गया। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से प्रमुख रूप से 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। और यदि हम 2018 में बने हुए नए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जिसका नाम पालपुर कूनो अभ्यारण्य है, यह पालपुर कूनो अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर में श्योपुर एवं मुरैना जिले में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य को भी यदि काउंट किया जाए तो वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यानों में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। अब देखिएगा, हम प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान के बाद में चर्चा करेंगे, उसका क्षेत्रफल, उससे आने वाले संबंधित क्वेश्चन जो पीएससी एवं अन्य एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे को हम डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान 6 टाइगर प्रोजेक्ट जो है इनमें चल रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 1974 में वाइल्ड लाइफ एक्ट अर्थात वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वर्तमान में चल रहा है और 7वां प्रोजेक्ट टाइगर हमारे 2018 में जिसका निर्माण हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसको बनाया गया जो श्योपुर एवं मुरैना 2 जिलों में विस्तृत है, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। और इसी श्योपुर में पालपुर कूनो जो अभ्यारण्य था वहाँ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को बसाने का प्रस्ताव था जो बाद में गुजरात सरकार के मना करने पर उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए याद करने के लिए क्वेश्चन जरूर आता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं 2P 2S KB। देखिए 2 नाम P है और अल्फाबेट में P के बाद ही ऐसा आता है 2P 2S KB। 2 P से यदि आए हुए हैं तो P से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, P से पेंच राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा भी यदि काउंट कर लेंगे P से तो पालपुर कूनो हो गया, तो 3P कर सकते हैं आप उसको। 2S की बात करेंगे तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जिसका प्राचीन नाम डुगरी था और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब K से बात करेंगे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और B से बात करेंगे तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात 2P 2S KB या 3P 2S KB। आप याद कर लेंगे तो जब 4 ऑप्शन आपको आते हैं कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन चल रहा है। अब हम प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान पर विस्तृत चर्चा करते हैं, उनसे आने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम एवं सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिएगा, कान्हा यदि हम लोकेशन की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के मैप में हमारा ये पूर्वी क्षेत्र जो है, पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में मंडला जो है, मंडला जिले के अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, फिर से रिवीजन करता हूं मैं उसका। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कान्हा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर। यदि टाइगर प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे तो 1974 में यदि बात करेंगे तो सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ। देखिए अब अभ्यारण्य की बात करें तो 1933 में 1933 में इसको कान्हा को अभ्यारण्य बनाया गया, 1952 में इसको अभय वन बनाया गया और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1974 अर्थात 1974 में इसमें सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये इसका प्रारंभ किया गया। अब देखिए इसका हम बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो आने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तीसरा यदि पॉइंट आप नोट करें कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पूरे विश्व में दुर्लभतम और विलुप्त प्रजाति का बारहसिंगा यानी ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है ये पाया जाता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडरी प्रजाति का दुर्लभतम
बारहसिंगा पाया जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडरी प्रजाति का दुर्लभतम बारहसिंगा पाया जाता है और इसी ब्रैडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है इसे कान्हा का गहना कहा जाता है। क्वेश्चन यदि आपको आता है कि कान्हा की गहना के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसी दुर्लभ प्रजाति के बारहसिंगा को कान्हा का गहना कहा जाता है। अब देखिएगा, वर्ष 2017 में ब्रैडरी प्रजाति के इसी बारहसिंगा को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपने शुभंकर अर्थात मैस्कॉट के रूप में प्रयुक्त किया और जिसकी डिजाइन जो थी ये रोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार की गई। उसके बाद यदि हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें सर्वाधिक बाघों की जो संख्या है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, देखिए यहाँ डेंसिटी की यदि बात कर रहे हैं, यदि घनत्व की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ में है। परंतु यदि हम नंबर की बात करेंगे, यदि हम बाघों की संख्या की बात करेंगे तो बाघों की सर्वाधिक संख्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से नर्मदा की सहायक बंजर नदी प्रवाहित होती है। तो हालो एवं बंजर घाटियां इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो एवं बंजर घाटियां स्थित हैं और बंजर के अलावा सुपर्ण नदी जो है यह नदी भी यहाँ पर प्रवाहित होती है। अब इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसे हम बामनी दरार के नाम से जानते हैं। बामनी दरार को हम सनसेट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे सर्वोच्च बिंदु है। अब देखिए, चूंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है और आप सभी जानते हैं मंडला में बैगा जनजाति पाई जाती है, अर्थात इसी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो जंगल है इसमें बैगा जनजाति पाई जाती है जो कि हमारी बहुत ही आदिम जनजाति है। इसी कारण से इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इस बैगा, एक आदिवासी बैगा था जिसका नाम था मंगलू, इस मंगलू के नाम पे, आदिवासी बैगा मंगलू के नाम पर एक सड़क का निर्माण किया गया है। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि मैं जो आपका मंगलू आदिवासी जो बैगा है इसके नाम पर सड़क का निर्माण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मंगलू बैगा के नाम से सड़क का निर्माण किया गया है। अब यदि हम बात करते हैं कि पूरे जो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है उसमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी है। ठीक है, अब उसके आगे यदि हम चर्चा करेंगे तो पूरे यदि हम बात करेंगे पूरे भारत में यदि हम बात करें तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जहां आदिवासी महिलाओं को गाइड की ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए, आपको पता है कि जो आदिवासी महिलाएं होती हैं ये जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होती हैं, अर्थात इन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी होती है, अर्थात सरकार ने इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रोजगार के रूप में एक कार्य दिया है, अर्थात आदिवासी महिलाओं को गाइड जो होता है, गाइड की प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये जंगल में प्रत्येक क्षेत्र जो है इनकी जानकारी रखते हैं, तो आने वाले जो टूरिस्ट या पर्यटक हैं उन्हें चप्पा चप्पा जो गांव का है, जो जगह है उसका ये भ्रमण करा सकें, अर्थात आदिवासी महिलाओं को गाइड की ट्रेनिंग दी जाती है। और बात करेंगे कि हमारे जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ विश्व बैंक जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसे हम गलियारा योजना के नाम से भी जानते हैं, अर्थात कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है जिससे यहाँ के जो जीव हैं वो एक राष्ट्रीय उद्यान से दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में जा सके। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे तो वर्ष 2018 में हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ से बाघों को उड़ीसा के सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। तो ये प्रमुख बिंदु जिन पर हमने चर्चा की थी, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से सारे पॉइंट आप नोट कर लें। पहले बात करेंगे, सबसे पहले पहला पॉइंट आप नोट करिए, प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का प्रथम अभयारण्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी बात करेंगे, प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ हुआ। वर्ष की यदि बात करेंगे 1933 में सेंचुरी यानी अभयारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर। ये 3 ईयर आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे इनके क्षेत्रफल की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थिति की यदि हम बात करेंगे तो मंडला जिले में स्थित है।
तीसरा बिंदु लिख सकते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि पूरे विश्व की दुर्लभतम विलुप्त प्रजाति ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कि इस दुर्लभतम ब्रैडरी प्रजाति के बारहसिंगा को हमारे वर्ष 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा शुभंकर अर्थात मैस्कॉट के रूप में प्रयोग किया गया, जिसकी जो डिजाइन है ये रोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाई गई। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कान्हा से संबंधित, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर एवं सुपर्ण नदी जो है ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कान्हा में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो एवं बंजर घाटी है। नेक्स्ट पॉइंट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोच्च बिंदु जो ऊंचाई पर स्थित है जिसे हम सनसेट पॉइंट के नाम से जानते हैं, यह स्थान बामनी दरार है, बामनी दरार के नाम से जाना जाता है। उसके अतिरिक्त हम पॉइंट नोट करना कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी है। उसके साथ पूरे भारत में पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है। उसके पश्चात आप नोट करेंगे कि पूरे प्रदेश में यदि हम बात करेंगे तो बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आदिवासी महिलाओं को गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और लास्ट पॉइंट नोट करेंगे कि विश्व बैंक की सहायता से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जो है यह योजना चलाई जा रही है, जो कि अमेरिका के सहयोग से चलाई जा रही है। और वर्ष 2018 में इसी राष्ट्रीय उद्यान से जो बाघ थे उन्हें उड़ीसा के सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित किया गया। तो ये चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब कान्हा के बाद में ये तो हमने प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा की, अब हम प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है जो 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और यदि हम बात करेंगे जिसे हम घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और यह प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडौरी के अंतर्गत सैपुरा ब्लॉक में घुघुआ नामक स्थान पर स्थित है और 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अब इस जीवाश्म की बात करेंगे तो यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडौरी जिले के अंतर्गत आता है, यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और खासियत यह है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में काष्ठ जीवाश्म पाए जाते हैं। अब काष्ठ यानी होता है लकड़ी, अर्थात जो भी जीवाश्म पाए जाते हैं ये लकड़ी के जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जीवाश्म तो आप जानते हैं फॉसिल बोला जाता है। आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी जो होती है पलटती है, बहुत सारे जंगली जानवर या जीव या पेड़ पौधे जो होते हैं ये पृथ्वी के नीचे दबते हैं और करोड़ों वर्ष में रासायनिक क्रियाओं जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के फलस्वरूप ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम फॉसिल कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं में से एक काष्ठ जीवाश्म जो है, जो लकड़ियां हैं वो चट्टानों में कन्वर्ट हो गई हैं, चट्टानों में परिवर्तित हो गई हैं। तो काष्ठ जीवाश्म जो है यह राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, जो कि लोकेशन हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा डिंडौरी जिले के अंतर्गत घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ नामक स्थान पर डिंडौरी जिले के अंतर्गत यह राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के नाम से यह स्थापित किया गया है। देखिए यदि हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो वैसे तो 1968 में इसको स्थापित किया गया था, परंतु 1983 में इसे राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के नाम से स्थापित किया गया। तो ये हो गया हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रदेश का सबसे छोटा, दोनों राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा की है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं मोस्ट आईएमपी, जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें हम तो इससे एग्जाम में कई बार जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। डेंसिटी की बात करते हैं कि पर्टिकुलर एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे बाघ देखने मिल जाते हैं, जैसे घनत्व यानी घनापन जिसको हम बोल सकते हैं। अर्थात इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में
प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 8 किलोमीटर यदि आप जाएंगे तो एक बाघ जो है ये आपको देखने मिल जाएगा। अर्थात यदि प्रश्न आता है कि प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा ये शहडोल के अंतर्गत उमरिया जिले में है। यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, इससे आप पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि यदि हम लोकेशन की बात करेंगे, शहडोल संभाग के अंतर्गत उमरिया जिले में स्थापित है। दूसरी यदि बात करेंगे कि बाघों का सर्वाधिक घनत्व प्रति 8 किलोमीटर में एक बाघ आपको देखने मिल जाएगा, अर्थात बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे कि यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, यदि हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1968 में यह राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको स्थापित किया गया। क्षेत्रफल की यदि हम बात करेंगे तो 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तारित है। और यदि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1993-94 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें कि यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी जो है यह प्रवाहित होती है। उसके बाद बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का जो किला इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है। उसके पश्चात जो मैक्सिमम टाइम आने वाला क्वेश्चन है आपका कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर नाम का एक नर बाघ था और सीता नाम की नर बाघिन पाई जाती थी। इस चार्जर नामक नर बाघ के नाम से ही चार्जर पॉइंट बनाया गया है। और सीता जो नर बाघिन है, इसकी जो है यदि हम बात करेंगे सीता बाघिन की, तो सीता बाघिन को नेशनल ज्योग्राफिक जो मैगजीन है इसके कवर पृष्ठ में दर्शाया गया था। तो एग्जाम में ये करंट में पूछ लिया गया था कि किसका था, तो बांधवगढ़ में जो सीता जो टाइगर जो है मादा टाइगर पाई जाती थी, इसका ही जो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पृष्ठ पे इसकी फोटो लगाई गई थी। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना जो है ये संचालित है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जो टाइगर थे उनको उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे हमने बात की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। दूसरा बिंदु आप नोट करेंगे, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। लोकेशन की बात करेंगे, स्थिति की बात करेंगे तो शहडोल संभाग के अंतर्गत उमरिया जिले में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके अलावा चरण गंगा नदी जो है यहाँ पर प्रवाहित होती है। फिर बांधवगढ़ में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर चार्जर नामक नरबाघ एवं सीता नामक नर बाघिन पाई जाती थी। चार्जर के नाम पर चार्जर पॉइंट बनाया गया है और मादा बाघिन सीता जो है इसका नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पृष्ठ पे इसके चित्र को दर्शाया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना जो है यह संचालित हो रही है और वर्ष 2018 में यहाँ से जो टाइगर थे उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में उनको पुनर्वासित किया गया है। तो ये सारे बिंदु जितने भी मैंने आपको बताए ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, जिनमें से कई बार क्वेश्चन आने वाला मैंने आपको बताया कि बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है, बांधवगढ़ में। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम चर्चा करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बाद में संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। संजय राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या है या पुराना नाम क्या है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है।
अब दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो हमारा जो पूर्वी जिला है सीधी एवं सिंगरौली, अर्थात सिंगरौली हमारा सबसे पूर्वी जिला है, तो सीधी एवं सिंगरौली ये 2 जिलों में विस्तृत है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे कि अविभाजित मध्य प्रदेश का, देखिए यदि आपको क्वेश्चन आता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, सोन, गोपद, बनास, ये जो नदियां हैं इन नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, 28 मई 1951 को इसके अंतर्गत भरतरी नामक क्षेत्र से हमारे जो उस समय के तत्कालीन जो राजा थे जिनका नाम था मार्तंड सिंह, उन्होंने एक सफेद बाघ मोहन जिसका नाम था रखा गया था, उसको इस क्षेत्र से पकड़ा था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कई बार, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका प्राचीन नाम डुबरी है, तो ध्यान रखिएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका प्राचीन नाम डुबरी है। क्षेत्र की बात करेंगे तो सीधी एवं सिंगरौली जिलों में विस्तृत है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे कि संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। उसके पश्चात यदि बात करेंगे तो 28 मई 1951 में इसी के क्षेत्र के अंतर्गत भरतरी नामक क्षेत्र से राजा मार्तंड सिंह के द्वारा एक सफेद बाघ मोहन को पकड़ा गया था। उसके अलावा यदि बात करेंगे तो सोन, गोपद एवं बनास इन नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र यह संजय राष्ट्रीय उद्यान रहा है। तो ये संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी एवं सिंगरौली जिले में है। अब देखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम स्थापना की बात करेंगे तो 1983 में संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको स्थापित किया गया। क्षेत्रफल की यदि हम बात करेंगे तो 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है एवं वर्ष 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसमें शामिल किया गया। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको सारे बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। देखिएगा ये हमारा जो क्षेत्र उत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर शिवपुरी नामक स्थान है। इस शिवपुरी स्थान ग्वालियर संभाग के अंतर्गत इस शिवपुरी नामक स्थान पर हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बिंदुओं को आप नोट करिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है ये माधवराव सिंधिया के नाम पर पड़ा। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे कि सर्वाधिक वनों का जो घनत्व है वो इस राष्ट्रीय उद्यान में है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे कि सिंधिया राजवंश की शिकार स्थिति यह राष्ट्रीय उद्यान रहा है। इसके पश्चात हम बात करेंगे इस राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। इस मनिहार नदी पर सांख्य सागर, जाधव सागर यह झीलें स्थित हैं। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान से एक बरही नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बिंदु मोस्ट आईएमपी है कि हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग